Okay, we start the second part of this meeting today, prevalence of hunger despite advancement in science and technology. ऐसे discussion forum के अंदर हम ये present कर रहे हैं and I am Dr. Arish Javed presenting it to you. Some of our researchers in the essay discussion forum have already presented 3 outlines और 2 और outlines हैं जो present करने वाली हैं, तो वो अब हम start करते हैं. Our next presenter is Vanita Rajput, and here is her outline on the screen for you. Vanita, it's over to you now. Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. As you already know the topic, I would like to discuss कि मैंने इस topic को कैसे divide किया. First of all, I have mentioned introduction, thesis statement, then interrelation of hunger with the advancement in science and technology. इसका overview दिया है. Then my main focus is कि lack of science and technology के बाकी सारी advancement पे उसका focus है और hunger क्यों है. Then उसके impacts क्या हैं and हम फिर science and technology की मदद से कैसे इस hunger को जो है हम overcome कर सकते हैं. Then last is my conclusion. So let's start with my outline. Sir ऊपर कीजिएगा. Just a minute. Okay. Last was your conclusion. Okay. First is my introduction. Then I have focused on interrelation of hunger with the advancement in science and technology. इसका overview बताया है कि जहाँ पे science and technology की advancement हो रही है, उसके साथ साथ हमारे hunger issue क्यों नहीं solve हो रही. I was reading a report of United Nations कि 829 million दुनिया में ऐसे लोग हैं जो daily खाना खाए बिना सोते हैं. यहाँ से हमें पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने मेरिकल्स हो रहे हैं, इतने एडवांसमेंट हो रहे हैं, बट फिर भी इतनी हजारों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोग हैं जो खाना खाए बगैर सोते हैं. माय मेन फोकस इज 3A एडवांसमेंट्स इन ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर. स्टेट सिक्योरिटी पे क्योंकि ज्यादा फोकस है, एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो रही है. इसमें मैंने यहाँ पे रेफरेंस मेंशन किया कि 9 हमारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके 12,700 वॉर हेड्स हैं 2022 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग से, जो फोकस करे कि हमारी स्टेट सिक्योरिटी हो जाए, हमारी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट हो जाए, रादर देन कि हम अपनी ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें. सिमिलरली रशिया और यूएस जो ऐसे हैं ममालिक, बड़े ममालिक हैं जिन्होंने अपने वॉर हेड्स को डिसमेंटल भी किया, स्टिल डिसमेंटल करने के बाद भी 90% उनके पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है कि उनका मेन फोकस ही अपनी स्टेट की सिक्योरिटी पे है, उनको कोई परवाह नहीं कि ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या फोकस है. नेक्स्ट पॉइंट इज 3B revolution in industrial sectors and agricultural developments. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे कि जा रहे हैं, इसमें हमारा ग्लोबल फोकस ये है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी इंडस्ट्रीज को इतना टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना एडवांस कर लें कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, हमें इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कंपनी इतना डाटा एनालिटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर रही है कि उनका कोई रुझान ही नहीं है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स भी करें. दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है, वहाँ पे ये है कि 85% बिजनेसेस जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो फर्दर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ साथ फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे, उनमें मजीद इजाफा होगा, रादर देन कि उनका कोई फोकस नहीं साइंस का, क्योंकि वो बाकी जायदाद पर इतना उसका फोकस है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स पे कोई नहीं, जिसकी वजह से हंगर जो है. Point 3C is trade and economic security of the state than food security. लोगों का साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से ट्रेड और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने वेपन्स सबको, कि किसी का कोई रुझान नहीं कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी उनकी को प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से राइजिंग एनर्जी प्राइसेस की वजह से अपनी जीडीपी को मेंटेन करने के अमेरिका और कनाडा जैसी बड़ी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन जैसे, जो हर साल अपनी ट्रेड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स के पर मेन फोकस है कि हमारी जीडीपी मेंटेन रहे, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन रहे, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन देयर हंगर इश्यूज, मैलन्यूट्रिशन. पॉइंट 3D इज कि टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हमारी ऑटोमेटेड जॉब्स की वजह से हंगर और पॉवर्टी और ज्यादा इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मैन पावर जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को यूज करें कि वो रिप्लेस करें, जिसकी वजह से हंगर का इशू वही है और मजीद इसमें इजाफा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ये बताया गया है कि 30% जो है 2030 तक मजीद इसमें जो है कि लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर लेगी और हंगर और पॉवर्टी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. My point 3 is
कि साइंटिफिक मीन्स जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स को जो है वो कंट्रोल कर रही है रादर देन हंगर क्राइम्स। यहाँ पे ये है कि डाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि वहाँ के ये न्यू रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने न्यू एल्गोरिथम एक बनाया हुआ है कि उनको वक्त से पहले पता चल जाए कि कहाँ पे कोई क्राइम होना है, वायलेंस होना है टेक्नोलॉजी के थ्रू। बट ये है कि उनका ये फोकस नहीं है कि हम हंगर क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम इन सारी चीज़ों को, हंगर को ही कंट्रोल कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट होगा कि जो बाकी क्राइम्स है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि भूख और अफलास की ही वजह से एक मेन ये रूट कॉज है कि क्राइम्स होते हैं, बट उनका इस पे फोकस नहीं है। देन माय पॉइंट एफ इज टेस्टिंग ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स वर्सनिंग क्लाइमेट कंडीशंस, कि जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह करें, जितने भी क्लाइमेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जितनी भी एडवांसमेंट करनी है, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारे रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। हमने कोई वेपन्स का टेस्ट करना है तो हमारे उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्लाइमेट पे आएगा। वॉर्स हो रही है, उसमें जो भी वेपन्स यूज होगा उसकी स्मोक जाती है, वो हमारे वेदर को और हीट अप करती है, फिर हमारी ग्लोबल वार्मिंग में इशू आ रहा है, हमारी वाइल्ड फायर्स में आ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है कि जिन जगह पे ये टेस्ट स्टेशन हो रही हैं, साइंटिफिक टेस्ट स्टेशन, वहां पे रिसोर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। देन माय मेन फोकस इसके इन सब वजूहात की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ग्लोबल हंगर में क्या उसका अल्टीमेट पूरी दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहा है कि जहाँ पे साइंस की ज़्यादात भी हो रही हैं, वो बाकी चीज़ों पर इतना फोकस कर रही है, फिर भी हंगर एक मेजर इशू है। सो माय 4A पॉइंट इज कि जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे इतना फोकस है। इथियोपिया जैसी कंट्रीज जो है वहाँ पे लोगों के पास जो उनका जीडीपी है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सब मेन सफर ही वो कर रही हैं। जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, वहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपी और डिक्लाइन होती जा रही है। देन इसका 4B इज कि वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, हंगर क्राइम्स और ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा साइंसी इजादात बाकी चीजों को कंट्रोल करने में लगी प्रोटेक्शन में, हंगर क्राइम्स के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। तो जब किसी इंसान का पेट नहीं भरेगा, वो भूखा सोएगा, तो अल्टीमेटली उसका गुस्सा, एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा सोसाइटी में, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स कराची में, सिंध में बहुत ज्यादा रिसेंटली पेंडेमिक के बाद तो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो चुके हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डेरा बुक्की बलूचिस्तान में भी सेम यही कंडीशन है कि भूख और अफलास की वजह से लोगों ने चोरी चकारी और ये स्टार्ट कर दिया। वेनेजुएला की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक ये कह कि 2018 के बाद जब वहां पे एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज आ गया था, जिसकी वजह से हंगर क्राइम स्टार्ट हो गए थे। जाहिर सी बात है कि इंसान का जब पेट नहीं भरेगा तो वो उसको मजबूर करेगा ना चाहते हुए भी काम इंसान को, तो वो जो है वो क्राइम करे। Then point C is effect on education and mental health. जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ मेन इशू ये है कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा, ना कि स्टूडेंट्स के, अडल्ट के बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के अकॉर्डिंग 8% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से हमारी स्टडीज पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कि हमारे ग्रेड्स इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी हेल्थ नहीं सही और हम ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे। देन ये कि जो बड़े हैं उनमें भूखा रहने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनमें ये मजीद प्रॉब्लम्स लोगों में, पहले जिस हद तक ये बीमारियां कम थी, अब भूख की वजह से और ज्यादा इनमें इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे साइंस एक इंसान को मशीन्स और ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और मेडिकल टेक्नोलॉजीज में वो उनको बचाने की कोशिश करिए, बट साइंस का फोकस ये नहीं कि मैं रूट कॉज को, उनकी भूख जो है जिससे वो बीमारी बन रही है, उसके ऊपर फोकस करूँ। Then point D is undernourishment of people to meet the nutrition needs. अब यहाँ पे कॉन्गो जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है कि अंडर न्यूट्रिशन के लोगों का डेली जो उनकी इनकम है वो $1.25 से भी कम है। अब ऐसे कॉन्गो के लोग हैं जो उनकी इतनी कम इनकम है कि वो अपनी बाकी जो जरूरतें हैं उनको पूरी करें अपने खाने को। तो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे हंगर जो है बहुत ज्यादा उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं पूरी हो रही। पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी स्टिल हम ये फेस करें कि वजीरिस्तान, फाटा, बलूचिस्तान जैसी जगहों पे लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां और अंडर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन फूड मिल ही नहीं रहा। नेक्स्ट, अब इन सारी हमने प्रॉब्लम्स देखी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जहाँ पे बाकी एडवांसमेंट पे फोकस है, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं।
अब हम इसी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस दुनिया को बचा कैसे सकते हैं, जहाँ पे वो बाकी इजादात कर सकती है, तो अगर साइंस फोकस करे तो हंगर को भी कंट्रोल कर सकती है। तो माय 5th पॉइंट इज कि एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी बाकी चीजों पर फोकस कर रही है, तो वो अगर टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस पे, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पर फोकस करे, फर्टिलाइजर मतलब जहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स हर्बिसाइड्स हमें कम यूज करने पड़े टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो हमारी एक एडवांसमेंट होगी, एग्रीकल्चर हम कंट्रोल कर पाएंगे। देन 90% जो दुनिया में लोग हैं वो बायोटेक क्रॉप फार्मर्स मतलब वो यूज कर रहे हैं, बट यही बात है कि वो सब फैसिलिटीज डेवलप कंट्रीज के पास है और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के पास, बट अल्टीमेटली ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास नहीं है कि वो इसको गेन नहीं कर सकते। इंडिया के पास है, बट ये वही बात आ जाती है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनके पास नहीं है। तो बस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इतना डेवलप किया जाए कि अंडर डेवलप कंट्रीज तक भी उनकी रसाई हो सके। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फायदा ये होगा कि जब हम जीन्स डिफरेंट स्पीशीज के लेंगे तो हमारे पास जो फूड शॉर्टेज की वजह से कुछ ऐसी चीजें जो बहुत कम हो जाती है वक्त के लिहाज से, तो हम उनका जब टेस्ट करेंगे साइंटिफिकली तो हम उनको सस्टेन कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट को, कि हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और हम फूड इनसिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। So my point B is development in agricultural technology through drones and mobiles. जहाँ पे ड्रोन्स बाकी चीजों के लिए लोगों को तबाही और वही इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है, स्टेट सिक्योरिटी के लिए, मोबाइल ऐप्स बाकी चीजों के लिए यूज हो रही है, वहीं पे यही ड्रोन जो है वो सर्वे करने के लिए, हेल्प के लिए, फार्मर्स को की हेल्प के लिए यूज हो सकते हैं कि हम एग्रीकल्चरल लैंड्स पे अपने यूज करें ताकि वो डिटेक्ट करे क्रॉप्स पे कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, कहाँ पे हमें कौन से केमिकल्स चाहिए, मजीद वो डिटेक्ट करें। मोबाइल ऐप्स की मदद से हम अपने फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं, उनको साइंटिफिक डाटा मिलेगा, जब एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन एक मुल्क के फार्मर्स की दूसरे मुल्क के फार्मर्स तक, इस तरह हमारे फार्मर्स एजुकेट होंगे, उनको साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी का पता चलेगा। उनके पास अगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं भी पहुंची तो उनके पास प्री प्लान एक अपना माइंड में होगा फोकस कि हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट, लेबनान में एक ये रिसर्च के अकॉर्डिंग आया था कि वहाँ पे जब सीरियन रेफ्यूजीज वहाँ पे जाकर सेटल हुए थे, बहुत ज्यादा फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा अनरीजनेबल थी, मतलब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या किया, डेली स्मार्टफोन ऐप बनाया था कि रेफ्यूजीज ताकि उनको यूज करें और उनको रीजनेबल फूड प्राइसेस जो है वो उसके ऊपर खाना मिल सके। जहां अगर ये सीरिया में सिर्फ ऐप डेवलप हुआ था उन लोगों के लिए, तो अगर यही ऐप अगर बाकी जहाँ पे मोबाइल फोन्स की वजह से अगर बाकी इनिशिएटिव लिया जाए तो बाकी जगहों पे भी हो तो बहुत ज्यादा हंगर कंट्रोल हो सकती है। My next point is improvement of food distribution and wastage through artificial intelligence. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बाकी चीजों पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी पे फोकस करिए तो वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और हमारी वेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हमारी हेल्प कर सकती है। टेक्सास यूनिवर्सिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड के वो एक लॉगरिथम बनाते हैं जहाँ पे कि क्राइम्स कहाँ पे होने सोसाइटी के, वायलेंस के क्राइम्स। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम ए लॉगरिथम से बना ले, हमें पहले ही वक्त से पहले पता चल जाए कि फूड कहाँ पे लोग वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हमें जरूरत है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, हंगर क्राइम्स हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम इसको बहुत हद तक इस फूड क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। देन माय लास्ट पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ सीड पोटैटो फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब 2016 में जो था, साइंटिस्ट को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था कि उन्होंने एक इजाद की थी कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्वीट पोटैटो को एक बायोफोर्टिफाइड फील्ड ऐसी बनाई थी कि वहाँ के लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी नहीं हो रही थी, वहाँ पे कहत था, उनकी सॉइल इतनी न्यूट्रिशियस नहीं थी, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं थे। डिस्पाइट दैट उन्होंने एक टेस्ट किया कि उन्होंने स्वीट पोटैटो की प्रोडक्शन स्टार्ट की जिससे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज और सारी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी वहाँ पे। क्योंकि हंगर की वजह से बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा हो गई थी अफ्रीका में, उन्होंने फिर ऐसी डेवलपमेंट की थी कि ठीक है बेशक वो सॉइल जो है वो न्यूट्रिशनियस नहीं है, वहाँ पे कहत है, उसकी वजह से उनको 2016 में ये एक अवार्ड मिला था, फूड प्राइज मिला था। बट अगर सेम यही साइंटिस्ट बाकी जगहों पे जहाँ पे ड्रॉट्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, सॉइल नहीं अच्छी,
यही एडवांसमेंट अगर वहां पे भी कर दे, मजीद इस चीज को जारी रखे, तो बहुत हद तक दुनिया में ये जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. The last is my conclusion. This is all from my side. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच वनीता. रेफरेंस के साथ जरा ईयर जरूर ऐड किया करें, ये पिछली कुछ आउटलाइन में भी मुझे नजर आया था. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ आउटलाइन ऑडियंस जिसको मैं कहूंगा कि दिस इज सिस्टमेटिकली रिसर्च्ड एंड वेरी वेरी आर्टिकुलेटली प्रेजेंटेड, क्योंकि इसकी पूरी आउटलाइन जो है उसके अंदर एक खास मुझे एक मेथड नजर आ रहा है रिसर्च का, और उसके अंदर जो है बड़ा सिस्टमेटिक अंदाज से इसने जो है एक पॉइंट से दूसरा लॉजिकल सीक्वेंस बहुत जबरदस्त है, किस तरीके से उसको डेवलप किया है. एक और चीज इस आउटलाइन में जो मुझे अच्छी लगी वो है कि बहुत अच्छे तरीके से ग्लोबल एंड पाकिस्तान को मिक्स किया हुआ है. यानी जहां पे आपको पाकिस्तान की जो है वो एग्जांपल्स मिल रही हैं, दूसरे रिसर्चर्स ने भी आज हमने देखा है इसी तरह से पाकिस्तान की एग्जांपल्स को मिक्स किया हुआ है. सो इट्स वेरी वेल मिक्स्ड. ये नहीं कि पाकिस्तान को एक सेपरेट हेडिंग दे दी, बल्कि बीच में ग्लोबल और पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पे. सो the references are complete, everything is there, the data. अब ये जाहिर है सारे एस्पायरेंट्स की फैक्ट बुक्स के लिए मटेरियल है, और मैंने देखा है वो जब लोग यूज कर रहे थे उसको, रिसोर्सेज कैन बी रिच, उसकी जो वीडियो है उसको बार बार पॉज करते हैं और उसके मटेरियल को अपने पास लिखते हैं उसमें अपनी फैक्ट बुक में. तो इस तरीके से जो है वो तैयारी कर रहे हैं. मेरा कम अज कम मैं देखता हूँ कि जब ये एक हम ये मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो ऐसे जैसे पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाता है. आई होप मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद दिस. Vanita, we are very much thankful to you for your great effort, and this is the way forward, students. आपके लिए भी कि रिसर्च करनी है तो किस तरीके से, और सिस्टमेटिक इसका अंदाज जो है वो जरा देखें कितना अच्छा है. एक पॉइंट जो 3D की बड़ी तारीफ कर रहा था शहसवार, शिफ्ट टू ऑटोमेटेड जॉब्स इंक्रीजिंग पॉवर्टी. जी वही बात शहसवार जैसे पहले बात हुई थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बजाय इसके कि पॉवर्टी एरेडिकेट करने की करती, उल्टा साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद इट इज कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड्स एंड फूड सोर्सेज एंड वेज ऑफ अर्निंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स. ओके, दैट वाज I feel so refreshed intellectually after seeing such work. It's so interesting. मतलब after every outline बजाय इसकी कि बंदा थकता जाएगा, आपने 4 देख ली हैं, उल्टा जो है बंदा रिफ्रेश होता जाता है इतना जबरदस्त मेंटल वर्क देखने के बाद. ये एक तमाम जो रिसर्च मीटिंग्स होती हैं, रिसर्च गैदरिंग्स हैं, ग्रेजुअली आप लोगों को महसूस होगा कि उसकी एक स्पेशल चीज ही ये होती है कि जैसे जैसे लोग नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो दे कीप एंजॉइंग मोर इंस्टेड ऑफ गेटिंग टायर्ड. ग्रेजुअली स्टूडेंट्स आप लोगों को महसूस होगा कि इस किस्म की मीटिंग्स का एक अपना एंजॉयमेंट है, इंटेलेक्चुअल आपको जो सेटिस्फेक्शन इससे हासिल होती है, क्यूरियोसिटी होती है. यस, मोर. ओके, दैट वाज वनीता राजपूत's outline. नेक्स्ट प्रेजेंटर फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक जिसके ऊपर हमने अभी तक बहुत यूजफुल रिसर्च अभी तक सुनी है, that would be Shahswar Zafar, and now it would be over to Shahswar Zafar. जी, थैंक यू वेरी मच सर. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. अच्छा जी, जैसे Okay, it's over to Shahswar Zafar. जी, थैंक यू सर, एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रुप मेंबर. तो सबसे पहले हम इसका जो आउटलाइन का पैटर्न है उस पर बात कर लेते हैं. आफ्टर इंट्रो एंड ओवरव्यू वी हैव द रीजन व्हाई हंगर स्टिल प्रिवेल्स इन द साइंटिफिकली एडवांस्ड वर्ल्ड. आफ्टर दैट वी. जी सर. जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के बाद हम देखेंगे कि हंगर क्यों अभी दुनिया में पाई जाती है डिस्पाइट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू ओवरव्यू एंड देन कंक्लूजन. इम्पैक्ट्स का यहाँ पे जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इम्पैक्ट्स के लिए अलग से मेरा ख्याल था, वो इतने इम्पैक्ट्स हैं डिफरेंट डायमेंशन में कि अलग से गालिबन ऐसे चाहिए. और आर्गूमेंट, नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी मेरे 20 या 19 यहीं पे कंप्लीट हो चुके थे. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में देख लेते हैं.
कि साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है उसी प्रोपोर्शन से हंगर भी बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली पता हमें यह चलता है कि साइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैसेज की बेटरमेंट करनी है, वो उसके बजाय जैसे जैसे एडवांस हो रही है वो एक डिवाइड को मैनिफेस्ट करती जा रही है। और वो डिवाइड दो ब्लॉक के दरमियान है, एक वो जिनके पास एक्सेस है और दूसरे वो जिनके पास एक्सेस नहीं है। बाय एक्सेस वी मीन एक्सेस टू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और सिंपल जो ज़रूरियात ज़िंदगी या लग्जरीज हैं। उसके बाद हम ओवरव्यू में देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। तो इसमें हमने ओवरव्यू अब डायरेक्ट कर दिया सेकंड मार्जिनलाइज ग्रुप की तरफ, जो कि जिनके पास एक्सेस नहीं है। हम देखते हैं कि 2009 में फर्स्ट टाइम ये जो हंगर पॉपुलेशन है इनका बेंचमार्क 1 बिलियन क्रॉस हुआ था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन का जेली इदारा है उसके मुताबिक। और फिर हमने देखा कि अगले सिर्फ 12-13 सालों में 2021 में ये 2.3 बिलियन के अराउंड हो गया। जबकि दूसरी तरफ ये जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी मुराद के कह लें कि जिनको ज़्यादा मकदार में फूड मिलती है, जब उर्दू में मोटापा कहते हैं, वो 1.6 बिलियन पहुंच चुका है। और इतनी तादाद में ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है कि अब ग्लोबेसिटी के नाम से एक अलग टर्म पॉइंट की है 2001 में WHO ने। ग्लोबेसिटी मुराद ग्लोबल ओबेसिटी। जी, तो ओवरव्यू में हमने देखा कि ये एक्चुअली फर्स्ट हाफ का मसला नहीं है जो कि डेवलप है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड का इशू है। तो इस पे अब हम पूरा ऐसे बेस करके अपना लेके जाएंगे। हम अब रीजन एक्सप्लोर करेंगे कि हंगर क्यों अभी तक दुनिया में लाई करती है डिस्पाइट एडवांसमेंट। तो सबसे पहले हम ये जो गवर्नेंस का आर्गुमेंट हमारे पास आता है कि पॉलिसी मेकिंग में हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज नहीं किया। हमारी जो स्टेट्स हैं वो जियो सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस है, जियो इकोनॉमिक्स से कम है। लाइक अगर हम बजट को कंपेयर करें लास्ट ईयर के जो बजट है, पाकिस्तान ने जो बजट एलोकेट किया अभी करंट फिजिकल ईयर में एग्रीकल्चर पे, वो 11 बिलियन रुपीज था। टोटल 21 बिलियन है, जिसमें 11 एग्रीकल्चर का है, रिमेनिंग 10 लाइफ स्टॉक का है। अगर वो हम बांग्लादेश से कंपेयर करें तो वो उनकी जो करेंसी है टका, उसमें 827 बिलियन बनता है। और वही नीदरलैंड की अगर हम बात करें फॉर द ईयर 2021, तो उसमें 2 बिलियन यूरो है। इसका लिंक मैंने हाइपर लिंक में डाला है बांग्लादेश और नीदरलैंड का, क्योंकि ये फिगर इतने डाइवर्स थे, इतना बड़ा इनका वो था, डिफरेंस था कि मुझे खुद फर्स्ट टाइम देख के बिलीव नहीं आया। इसलिए मैंने लिंक डाला कि आप लोग फर्दर वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉलिटिक्स का इशू है, मतलब पॉलिटिकल आर्गुमेंट है कि जो कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल टर्मोइल होता है उसकी वजह से, और ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही है, डेवलप में इतना नहीं है, उसकी वजह से हंगर बहुत परस्यू करता है। लाइक हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो वो बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ हंगर होता है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखना चाहें तो सोमालिया वो कंट्री है जिसमें हंगर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिंस लास्ट 30 to 35 ईयर सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से हंगर और ये डेवलपमेंट ये सेकंड प्रायोरिटी पे चली गई है। फर्स्ट उनका क्वेस्ट ऑफ पावर है, ये जो हॉकिश ग्रुप्स है वहाँ पे। लाइक वाइज यमन में हम देखते हैं सेकंड नंबर पे है जहाँ पे हंगर पाया जाता है ज्यादा मिकदार में। और वहाँ भी 2014 से एक जंग जारी है दो ग्रुप्स के दरमियान। इसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें जो फूड शॉर्टेज अभी हो गया भी है, होने वाला भी है, वो हम देखेंगे बहुत मैनिफेस्टेड होगा। क्योंकि चावल के अलावा जितना भी सीरियल है और गंदम है, वो इवन के पाकिस्तान की भी कुछ गंदम यूक्रेन से आती है। तो इसमें प्राइस भी ज्यादा होंगी और वो शॉर्टेज तो डेफिनेटली होगा, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा होंगी। और इसमें एक एग्जांपल है, मैं अपनी हिस्ट्री से देना चाहता हूँ क्योंकि बाकी तो बाहर के एविडेंसेस हैं। उसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब की एक किताब है, माया नाज ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं शहाबनामा। उसमें वो बेसिकली बताते हैं कि जब वो एसी ओडिशा थे तो किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अंग्रेज की हुकूमत थी तो फूड की किल्लत होगी। हालांकि किल्लत थी नहीं, पैदा की गई थी, गोदाम में सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने गोदाम तोड़ के जब दिलवाया तो उनको सस्पेंड किया गया और उनको एक OSD बना दिया गया। तो ये हमारा बेसिकली जो रिस्पॉन्स है, हमारा रवैया है आमतौर पे, उसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्निकल या सोशल सोशल आर्गुमेंट हम देखते हैं कि सप्लाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सप्लाई चेन ही हमारी कंप्लीट नहीं होती। जब सप्लाई चेन नहीं होगी तो हम सामान कैसे पहुंचाएंगे उन इलाकों में। अपने कंट्री की सबसे पहले बात हम करते हैं, सिंध है, थर पारकर का इलाका है। रिसेंटली वहाँ पे रोड वगैरह बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अभी भी बहुत एरियाज हैं जो अनकनेक्टेड हैं। इसी तरह बलूचिस्तान है, ये तो वो एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा जहाँ पे हंगर है, और इसकी मेन वजह वही है कि सप्लाई चेन ही पूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये जो हॉकिश स्टेट्स होती हैं जो कि जंग में है या जंग में नहीं भी है तो उनका एटीट्यूड ऑफेंसिव है, उनके दरमियान ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा होता है डिस्पाइट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम कैसे रिलेट करेंगे ट्रेड बैरियर के साथ के
टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि किसी बैरियर को, किसी चीज को नहीं जानती, वो अक्रॉस द बैरियर, अक्रॉस द बाउंड्री ट्रेवल करती है। एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा और यहाँ पे किसी गांव में बैठा हुआ बंदा, अगर उनके पास नेट है तो वो दोनों बराबर हैं। टेक्नोलॉजी ने डिफरेंशिएट नहीं किया कि वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अभी रिसेंट फ्लडिंग में हमें जो इंडिया से प्याज और ऑनियन एंड टोमेटो अगर हम मंगवाते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन वो सिंस अगस्त 2019 ब्लॉक है, तो हमें वो वाया दुबई मंगवाना पड़ता है और वो बहुत महंगा पड़ता है। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बाकी नेबर्स में ये पैदा नहीं होता। दूर से मंगवाएं, लाइक नीदरलैंड है या फर्दर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है। दुबई वाला फिर हमें नजदीक है। फिर हम देखते हैं कि एक इकोनॉमिक इशू है, ग्लोबल इकोनॉमिक आर्गुमेंट है कि जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है और जिसकी वजह से जो पॉवर्टी पैदा हो रही है, क्योंकि लोगों की इनकम में पैरिटीज है। और ये जो पॉवर्टी है, ये मेन इश्यूज है इसका हंगर होने की वजह से, क्योंकि जितने डेवलपिंग नेशन है उनमें लोगों की जो परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर कम होने से वो न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं देते और बाकी ये जो छत है या कपड़े हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सेकेंडरी ओपिनियन पे आ जाती है। फिर हम एक और इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन अ कंट्री। इसमें जो सबसे बड़ा एक आर्गुमेंट है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये जो एग्रीकल्चरल हमारा कभी भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया बेंचमार्क मीट नहीं करता, उसकी वजह यह है कि लैंड कंसेंट्रेटेड फ्यू हैंड्स में है। फिर वहां पे मैनोरियल सिस्टम होता है। मैनोरियल सिस्टम में हम जानते हैं कि कौन बेनिफिट करता है, जिसकी एंड पे आउटपुट है वो तो हैंड टू माउथ ही रहता है, उसको तो आमतौर पे मिलता भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं मिलते। जो फ्यूडल है, लैंड लॉर्ड है, सारा उसके हाथ में जाता है। और हमारे कंट्री में लैंड रिफॉर्म 1977 से नहीं हुए, जबकि हर 10 साल बाद ये एक एज पर ट्रेडिशन स्टैंडर्ड होने चाहिए। उसके अलावा हमारी जो वाटर मैनेजमेंट है, कैनाल्स में हम ये बड़ा बूस्ट ऑफ तो करते हैं कि हमारा दुनिया का बेहतरीन कैनाल का नेटवर्क है, लेकिन हम ये नहीं बताते या हमें खुद पता ही नहीं है कि इसमें मसाइल क्या है। ये आउटडेटेड है, इसमें पानी सीप आउट बहुत करता है। उसके अलावा जो पानी हम देते हैं काश्तकारों को, कल्टीवेटर को, वो मैयर नहीं है, वो टाइम के हिसाब से है। आपका बड़ा पाइप है, मेरा छोटा पाइप है, तो टाइम के हिसाब से देंगे आप। क्वांटिटी तो डेफिनेटली वेरी करेगी, जबकि होना ये चाहिए कि वॉल्यूम के हिसाब से देंगे, कितने एकड़ फीट आपको मिला, कितने एकड़ फीट मुझे मिला। लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद आर्गुमेंट नंबर जी है, 3 जी, कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये तो हमने रिसेंटली अभी देख लिया है, सिंपल सा फिनोमेना है। ट्रॉपिकल सीजन जो है हॉट और ड्रायर हो रहे हैं, वहां पे जो पानी है समंदरों में, ओशन में सॉरी, वो टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब इतनी बॉडी का राइज होता है, एवापोरेशन बढ़ती है, एवापोरेशन बढ़ती है तो वहां से वो आता है, बारिशें ज्यादा होती हैं, बारिशें ज्यादा होती हैं तो जिस टाइम पे नहीं होनी थी उस टाइम पे भी होती है, और वो अभी रिसेंटली हमने देख लिया। और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। प्रैक्टिकल इसकी हम बात कर लेते हैं कि अभी जो गंदम हमारी है, ये जो पंजाब के एरिया में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ अक्टूबर नवंबर में लगा दी जाती है। नवंबर तो नहीं, अक्टूबर और लेट सितंबर में। तो वो अभी तक नहीं लगाई गई क्योंकि सैलाब का पानी काफी एरियाज में खड़ा हुआ है और अभी मौसम भी वो नहीं हुआ। अभी भी मैं फैन के बगैर बैठा हुआ सितंबर में। तो ये डिले हो रही है, डिले होगी तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आएगी, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आएगी तो डिमांड सप्लाई गैप होगा और इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फूड वेस्ट होता है अक्रॉस द ग्लोब, अच्छा इसमें वेस्टेज में दो किस्म के हैं। ये गालिबन पहले भी एक रिस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर की आउटलाइन में बात हुई थी। एक तो वो वेस्ट होता है जो कि रिटेल से लेके हार्वेस्ट और रिटेल के दरमियान है, उसको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको हम कह लें कि वो केमिकल का है या वो प्रॉपर वो राइप नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो किसी काम का नहीं है। चलें उसको तो हम साइड पे करते हैं। जो 17% वो फूड वेस्टेज है जो कि हमारी प्लेटों में से जाता है, हमने ज्यादा खाना डाला, नहीं खाया गया, बाकी हमने फेंक दिया। हालांकि फेंकने के बजाय बेहतर था कि हम प्रिजर्व करके रख लेते, अगली दफा इस्तेमाल कर लेते। जैसे जर्मनी ने एक रूल इंप्लीमेंट किया है बहुत अच्छा, आगे हम वे फॉरवर्ड में भी देखेंगे उसको, कि वहाँ पे लेजिस्लेशन आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, फूड वेस्टेज पे पेनल्टी पड़ती है। और ये इवन पाकिस्तान में सेंटोरस में भी इम्प्लीमेंट हुआ था 2-3 साल पहले, कि आप उतना ही लेंगे जितना आप खा सकते हैं, फूड वेस्ट करके डस्टबिन में आप नहीं फेंक सकते। फिर आर्गुमेंट नंबर आई है, यानी 9th आर्गुमेंट है। ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि ऑटोमोबाइल को फ्यूल पावर करने के लिए बजाय पेट्रोल या इन चीज़ों पे जाएं, हम ये जो बायोफ्यूल है इस पे जा रहे हैं। और बायोफ्यूल के लिए क्रॉप्स चाहिए होती है, और साउथ अफ्रीका ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो क्रॉप्स लेते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं और वहां से ऑटोमोबाइल को पावर करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस ऑयल की प्राइस कैसे स्काई रॉकेटिंग हुई है, तो जो डेवलप नेशन है
जो साइंस पे तवज्जो देते हैं वो फिर अल्टरनेट ढूंढते हैं, वो इम्पोर्ट बिल पे अपना रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते। तो ये एक अभी तो नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में माइट भी, या इवन फॉर फ्यूचर में हो सकता है कि हम इतना इस पे फोकस करें कि क्रॉप इंसानों के बजाय हम गाड़ियों को खिलाना शुरू कर दें एज एन अल्टरनेट ऑफ ऑयल। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड पे आते हैं कि ये मसाइल तो चले हैं, लेकिन इनको सोल्यूशन क्या है। इन सॉल्यूशन को इंटीग्रेट किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन का जो है, किसी भी इशू का जो सॉल्यूशन है वो अवेयरनेस में लाई करता है। लोगों को जब पता ही नहीं है कि इशू क्या है, इशू आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो हम उसको रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है। और इसी वजह से 29 सितंबर को, यानी कि 4 दिन के बाद, इंटरनेशनल डे ऑन अवेयरनेस ऑफ फूड लॉसेस एंड वेस्ट रिडक्शन ये किया सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि ये फूड लॉस है क्या, और आप ये फूड लॉस ना करें तो ये कितने लोगों के काम आ सकता है। तो ये है कि जब तक भूख का आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके दिल में वो जज्बा नहीं पैदा हो सकता। इसीलिए कहते हैं टू अप्रिशिएट द स्नो यू हैव टू स्टैंड इन द कोल्ड। गालिबन इसी वजह से रोजे का कॉन्सेप्ट है कि आप एक्सपीरियंस करें ताकि दूसरे की पेन का आपको आइडिया हो, और ये अवेयरनेस के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो ग्लोबल कॉपरेशन है हंगर इरेडिकेशन पे, इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जिसको काफी टाइम तक बिल गेट्स ने भी स्पीयर हेड किया है, इसके लिए फाइनेंसिंग वगैरह की है। इसको एक्सपीडिएट करना है। अच्छा, ये तो उनके एंड पे है कि एक्सपीडिएट उन्होंने करना है, कॉपरेशन करनी है। हमारे एंड पे ये है कि हमने एफर्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना है, क्योंकि यूएन वाले मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट उस एरिया में नहीं जाते। अभी फ्लड तो एक वो है, एक्सेप्शन केस है। नॉर्मली गवर्नमेंट की थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और हमें मालूम है जब गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो मेरा ख्याल है एंड यूजर तक नहीं पहुंचता। आप अभी देखिएगा सैलाब के बाद महीने 2 महीने बाद ये जितनी ये जो टेंट्स वगैरह आए हैं, यूएन के लेबल लगा हुआ आपको बाजारों में मिलेंगे। तो इसको हमने कंट्रोल करना है। फिर रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब का, जो हमारे वजीर आजम का यूएन में स्पीच हुई थी, उन्होंने क्लेम किया है ग्लोबल नॉर्थ से कि हमें रेपरेशन दिए जाएं कि जो फ्लड आया है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज की वजह से नहीं आया। हमारा ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन आई थिंक के टॉप 3 में हम आते हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से। तो उसके अलावा ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पार्ट है हंगर इरेडिकेशन। इसके बाद हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर में। हमने लास्ट इसमें मेन हेडिंग में देखा है कि हमारा 11 बिलियन रुपीस हैं, जबकि जो नीदरलैंड है सेकंड नंबर पे मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो दुनिया को देता है, उनका 2 बिलियन है। और यहाँ पे एक ये वर्थ मेंशनिंग है, बल्कि वो पॉइंट आगे आएगा। एग्रीकल्चर को अब हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम टैक्स एग्जेम्पशन दे सकते हैं, किसानों को कर्जा दे सकते हैं। ऑल दो पंजाब में तो होता है, पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है आसान कर्जा स्कीम, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स को भी ये इम्प्लीमेंट करना है इस तरह का अपना बना के, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये प्रोविंशियल मैटर है, फेडरल गवर्नमेंट इसमें लेजिस्लेट नहीं कर सकती, इंस्ट्रक्शन दे सकती है। इसके बाद हमने पॉवर्टी को फाइट करने में जॉइंट कोलैबोरेशन करनी है, क्योंकि हमने देखा था कि पॉवर्टी मेन वजह है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है खाना लेने के, तो वो उतना ही लेते हैं कि बस अगले टाइम तक जिंदा रह लें। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो भी इनको नहीं मिल पाती। मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रॉपर क्या न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती, बिल्कुल ही ऑल टुगेदर हंगर होता है। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है कि उनको एड वगैरह दे दें, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें सोचना है, हम उनको स्किल्स वगैरह सिखाएं, उनको बजाय मछली पकड़ के दे उनको मछली पकड़ने का आर्ट हमें उनको इम्पार्ट करना है। तो इसके लिए आईटी का फील्ड है, फ्रीलांसिंग है, या जो एग्जिस्टिंग किसान है उनको हम टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर करके उस साइड पे लेके जाएं। उसके बाद हमें लैंड रिफॉर्म करना है ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो। जिनके पास लैंड नहीं है उनके पास भी लैंड है, और वो चीज़ को ऑन, जब चीज़ को हम ऑन करते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमें पता होता है कि ये हमारी है, इसका जितना बेनिफिट है वो हमने लेना है, कोई और हमारे ऊपर नहीं है, तब हमारा बिहेवियर काम करने का तब्दील हो जाता है। एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को खास तौर पे समझ सकते हैं, या पंजाब वाले भी, बाकी कंट्री का मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया नहीं है, कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये बहुत तेजी के साथ हाउसिंग सेक्टर में, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज है इनमें तब्दील होता जा रहा है, और विदाउट एनी कंपनसेशन। एग्रीकल्चरल लैंड को हम ये नहीं कर रहे कि शिफ्ट करके बना रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑल टुगेदर एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सरिये का जंगल बनाते जा रहे हैं। और इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम बैरन लैंड को यूज करें। बलूचिस्तान पूरा खाली पड़ा है, पंजाब में दरिया सिंध के अलावा, ये जो दरियाओं के अलावा बाकी जो एरियाज हैं, लाइक वाइज रिवर इंडस जब सिंध में जाता है तो अलोंग द सिंध के अलावा जो बाकी एरिया वो खाली पड़े हुए हैं।
तो रिसेंटली अभी चकशदाद फार्म का नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली फार्म हाउस है, ये इसलिए बनाई गई थी सीडीए की तरफ से कि ये जो इस्लामाबाद खास तौर पे और रावलपिंडी के जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो। ये घरों में बाकायदा रहने के लिए नहीं थे। कॉन्सेप्ट ये था कि ये फार्म हाउस होंगे, क्योंकि ये एक तरह से मॉडर्नाइज फार्म थी कि जो किसान हल वगैरह चलाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उनको थोड़ा बेहतर तरीके से एक फार्म हाउस हो, वहाँ पे वो रह भी लें, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल किसी भी फार्म हाउस में होता है। उसके बाद हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है। सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि हम आज के रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि कल आने वालों के लिए वो डिप्लीट ना हो। हमें ऐसे समझ के करें कि ये जो दुनिया है ये हमने अपने फोर फादर से इनहेरिटेंस में नहीं ली, बल्कि हमने अपने आने वाली नस्लों से उधार के तौर पे ली हुई है। तो ये जब रवैया होगा तो हम ऑटोमेटिकली काफी चीजें बेहतर कर लेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लाइक पाकिस्तान अभी दुनिया में सेकंड नंबर पे है जो मैक्सिमम वाटर अनयूटिलाइज समंदर में डाल देता है, और वो 35 मिलियन एकड़ फीट बनता है। और एक साइड पे हम कहते हैं कि पानी हमारे पास नहीं है, दूसरी साइड पे मैक्सिमम वेस्ट भी हम कह रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी को परस्यू करना चाहिए। और इसके अलावा नीदरलैंड से हमें सीखना चाहिए। नीदरलैंड का एरिया 41,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, हमारा 796,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन 20% बनता है। लेकिन इसके बावजूद नीदरलैंड दुनिया का सेकंड नंबर पे मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गुड्स जो है वो मार्केट, ग्लोबल मार्केट में देता है। तो वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका है हमारे पास। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंश्योरिंग सप्लाई चेन। अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पर्टिकुलर केस है, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक तो जेनेरिक है कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी की मदद से देख लें कि मौसम कब कैसा है, क्योंकि डेली नहीं एनुअली मौसम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये भी एआई के मॉडल के थ्रू पता लग सकता है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर केस है, अभी जैसे हमने देखा है कि फ्लड में सप्लाई चेन हमारी इफेक्ट हो गई है। मेरा ख्याल है फ्लड में ही होती है जहाँ अर्थक्वेक वगैरह आ जाए। अब फ्लड ऐसी चीज है कि जो कि पहले से बताना ये नामुमकिन, क्या मुश्किल भी नहीं है पहले से, बल्कि अभी वाली फ्लड का भी 4 महीने से पता था कि ये आएगा। तो हम एआई के इंटीग्रेट करें, वेदर का जो जीआईएस हमारा है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको इंटीग्रेट करें, और हमें पता हो कि पानी ने कहाँ कहाँ पे ओवरफ्लो करना है, और हम कौन कौन से इलाके डिसकंटिन्यू, हम क्या कहेंगे, सप्लाई चेन डिसकंटिन्यू जहाँ पे होगी, हम पहले ही वहाँ पे सामान वगैरह पहुंचा दें। एटलीस्ट ये रोटी कपड़े का तो हम पहुंचा सकते हैं, ये लोगों को वहां से अगर निकाल लें। तो हम बात क्योंकि एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि पहले ही हम कुछ ऐसे सेटअप्स लें जिनसे फील्ड बच जाए, नंबर 1। नंबर 2, सप्लाई चेन को हम इंश्योर करें कि वो ठीक रहेगी, या नहीं भी रहती सामान हम आगे पहुंचा देंगे पहले ही। इसमें एक प्रैक्टिकल सिनेरियो था जो कि डेंगू में और खास तौर पे कोविड के केस में, ये पंजाब में कोविड के केस में तो पूरे कंट्री में, और डेंगू के केस में पंजाब में डॉक्टर उमर सैफ का मॉडल था। वो बेसिकली एजेंसीज का मॉडल था कि जो बंदे को, टेररिस्ट को ट्रेस करते थे कि वो कब मुल्क में एंटर हुआ और किन किन लोगों से मिला, कहाँ का, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री इंटीग्रेट होती थी एक जगह पे। लाइक उसका पासपोर्ट, नेत्रा डेटाबेस, एजेंसी का जो अपना सॉफ्टवेयर है, कोई डेटाबेस वो भी बना रहे होंगे, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होती थी। फिर उनको पता चलता था कौन बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस तरह हम एनवायरमेंट को भी ट्रेस कर सकते हैं। हम देखेंगे पानी में कहाँ कहाँ से जाना है, ये जो अब नेक्स्ट सैलाब जो आएगा या जो भी कैलेमिटी गॉड फॉरबिड आती है, तो हम बड़ा इजीली ये चीजें पे ट्रैक कर सकते हैं। और दिस इज नॉट अ बिग डील मेरे ख्याल में। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, तो हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन डियर मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच शाहसवार, बड़ी जबरदस्त आउटलाइन है आपकी, बड़ी वेल रिसर्च है, यूनिक पॉइंट्स हैं, वाकई कोई शक नहीं इसमें, आपकी रिसर्च काफी डीप है। थैंक यू वेरी मच सर। इसके अंदर चैट के अंदर काफी सारे जो हैं वो फर्दर पॉइंट्स भी आ रहे हैं इसके ऊपर। शाहसवार एक्चुअली रिसर्चर बहुत अच्छा है, और इस वजह से लास्ट प्रीवियस मीटिंग्स के अंदर भी इनकी आउटलाइन जो है वो बड़ी जबरदस्त आती रही हैं। मुझे जरा एज एन आउटलाइन थोड़ा सा जरा इसमें ये थोड़ी रेलिवेंस जरा कम नजर आ रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजाय इट इज मोर ऑन प्रेवलेंस ऑफ हंगर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी जरा कम है इसके अंदर, स्पेशली वे फॉरवर्ड में सिर्फ एक पॉइंट व्हाई हंगर स्टिल प्रिवेल्स, बहुत अच्छा आपने उसको हैंडल किया है। लेकिन सिर्फ जरा थोड़ा सा मुझे इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ ओवरकमिंग हंगर, ये जो लास्ट फोकस अली रजा का भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि उसने ओवरकमिंग हंगर के ऊपर भी फोकस लिया था, और जी, और यहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है। एनी हाउ इट्स अ वेरी गुड आउटलाइन, और मैं सिर्फ इसको इसलिए कंटिन्यू करता गया हूँ कि डेटा बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए जो है बड़ा यूजफुल सब लोगों के लिए।
Shaiswar, we are all thankful to you for very so much and sharing it with us. जी हसीना, of course break forward बहुत ज़्यादा है, ठीक है. Okay, do you have any questions, the participants? Okay, so I'm thankful to all the presenters today. अब हमने एक बहुत ज़बरदस्त सेशन आज अटेंड किया है जिसमें 5 आउटलाइंस पेश की गई. I'm personally thankful to all these researchers who work the whole week wholeheartedly, और इतनी ज़्यादा मेहनत करना हर हफ्ते और हर हफ्ते जो है वो आउटलाइंस प्रेजेंट करना ज़ाहिर है कोई आसान काम नहीं है. और काफ़ी सारे और रिसर्चर्स जो हैं वो भी अब चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो हैं वो भी अब चाह रहे हैं कि हम लोग भी आउटलाइंस के अंदर शामिल हों, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हमें आ रही है उसकी वजह से, MPT की वजह से कि लोग उसके अंदर बिजी हैं. आई होप कि MPT के बाद हम इसके अंदर और लोगों को भी जो है वो शामिल कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. मैं हमेशा कहा करता हूं कि आई होप यू हैव एंजॉयड दिस मीटिंग एज मच एज आई हैव एंजॉयड प्रेजेंटिंग इट. ठीक है, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड आई होप दैट यू विल बी utilize this meeting for your preparation for CSS exams. Thank you to all of you.